हमारे चैनल एडुएनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी क्रम में अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। वर्तमान में हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वह है मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित दो खंड हम लोग देख चुके हैं। यानी प्रथम खंड में हमने इसके शासकों का क्रम देखा था और उन शासकों से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तथा इसके द्वितीय खंड में हमने मौर्यकालीन प्रशासन, उसकी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में बात की थी। और आज जो हम तृतीय खंड डिस्कस करेंगे इसमें हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में। तो अगर अभी तक आपने वो दोनों खंड नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले उसे देखें, क्योंकि चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती हैं और तब आपको आसानी से अच्छे से चीजें समझ में आएगी। हालांकि इसको भी पढ़ेंगे तो ये भी आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप विस्तृत रूप से उसको समझ लेंगे तो यहाँ पर आपको आसानी होगी समझने में। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है मौर्यकालीन कला और यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं। कोई भी राजवंश जब उन्नत अवस्था में होता है तो वहां पर कलाओं का विकास होता है, और जब कोई चीज पतन की ओर जाती है तो कला का भी पतन हो जाता है। जिस प्रकार से मौर्य वंश एक बहुत ही उत्कृष्ट राज्य व्यवस्था के रूप में उभरता है, इसी प्रकार से उसने समाज को एक उत्कृष्ट कला भी दी है। तो हम मौर्यकालीन कला को दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें से प्रथम भाग है इसका राजकीय कला, जो राजाओं के संरक्षण से आगे बढ़ती है, यानी राजाओं के संरक्षण के द्वारा इसको उन्नत अवस्था प्राप्त होती है। तथा लोक कला जो आम जनमानस से संबंधित है, यानी आम जनमानस भी कलाओं में जो है रुचि रखते थे और किस प्रकार की कला में रुचि रखते थे ये हम यहाँ पर देखेंगे। तथा इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो अशोक से संबंधित है, क्योंकि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अशोक होता है और उसने अनेक प्रकार के शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, स्तंभलेख तथा अनेक प्रकार की गुफाओं का निर्माण करवाया और वहां से कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस चैप्टर का। तो पेशेंस बनाए रखिए और चलिए आगे देखते हैं। मौर्यकालीन कला दो भागों में विभक्त है। इसका प्रथम भाग है राजकीय कला और द्वितीय भाग है लोक कला। तो राजकीय कला में क्या क्या चीजें आएंगी? शिलालेख, वे शिलालेख जो अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे और इन शिलालेखों की विषय वस्तु से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तथा गुहालेख, गुहालेख क्या होते हैं? यानी गुफाओं के अंदर जो लेख लिखवाए गए थे वे लेख क्या कहलाते हैं? गुहालेख। और स्तंभ लेख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है स्तंभ लेख, क्योंकि अशोक के समय में एकाश्म स्तंभ यानी एक पत्थर को काट कर ही उस पर पूरा विवरण किसी चीज का दिया गया है, यही क्या कहलाते हैं? स्तंभ लेख। तो इस प्रकार से शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था, यानी राजा के द्वारा इसको संरक्षित किया गया था और राजा के आदेश पर ही इसको लिखवाया गया था। तो ये किसका भाग होंगे? राजकीय कला का। तथा लोक कला की बात करें तो उस काल में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनती थी। ये यक्ष और यक्षिणी कौन है? तो ये एक तरह के देवता ही माने जाते हैं, यानी देवताओं का आरंभिक समय समझ लीजिए। तो ये यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं मौर्य काल में। तो मौर्यकालीन कला में लोक कला का भाग है ये, तथा मिट्टी की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब आप जानते हैं कि जब आप पिछला पार्ट पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि मौर्य काल में देवताओं की मूर्तियों का क्रय विक्रय होता था और जो कलाकार देवताओं की मूर्तियों को निर्मित करते थे उनको देवताकारु कहते थे। तो इस प्रकार से मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी और यक्ष यक्षिणियों की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। अब आगे बढ़े और सबसे पहले बात करें शिलालेखों की। तो जो बड़े बड़े शिलाओं पर लेख लिखे गए इन्हीं को शिलालेख कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहत शिलालेख, अशोक के बृहत शिलालेखों की संख्या 14 बताई गई है, जो कुल 7 स्थानों से प्राप्त हुए। तो ये नंबर याद रखिएगा, कई बार तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि बृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 14। और ये कहाँ से कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो 7 स्थानों से। और इन शिलालेखों की लिपि, इन शिलालेखों की जो भाषा थी वो तो प्राकृत थी, लेकिन इसकी जो लिपि है वो ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक है। तो अगर भाषा की बात करेंगे
तो भाषा है इसकी प्राकृत, और लिपि की बात करें तो ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। ये अलग अलग लिपियां आपको इसलिए देखने के लिए मिल रही हैं कि अशोक ने कोशिश की कि आम जन की भाषा में ये लेख लिखवाए जा सके, ताकि आम जन इसको आसानी से पढ़ सके और सर्वसाधारण में जो उसके शिलालेखों को लिखवाने का उद्देश्य है वो सर्वसाधारण में आसानी से पहुंच सके और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसलिए ये जो देख रहे हैं आप ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक, ये सब लिपियां हैं और ये माफी चाहती हूँ, ये उन स्थानों से प्राप्त होंगे। जैसे ये खरोष्टी लिपि है, तो ये जो खरोष्टी लिपि है ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में की भाषा थी उस समय। तो पश्चिमोत्तर भाग में ये इस लिपि से संबंधित शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि इसकी भाषा क्या है, ब्राह्मी, और लिपि क्या है, तो ये ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक, ये सब लिपियां हैं। अशोक की ये जो खरोष्टी लिपि है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, इसकी ये विशेषता है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि खरोष्टी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, तो याद रखिएगा ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ की इस खंड की बात बाद में करेंगे, पहले अशोक के शिलालेखों को देख लीजिए और इन शिलालेखों के प्राप्ति स्थान ये दिए हुए हैं और इनसे जो भी विशेषता या भाषा संबंधी जो चीजें पूछी जाती हैं। तो कुल 14 शिलालेख हैं, लेकिन इन 14 शिलालेखों में से जो बहुत ही विशिष्ट हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। बाकी आपकी बुक में सभी दिए हुए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप 14 के 14 याद रखें। जो बहुत महत्वपूर्ण और जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं आप उन्हें देखें। शाहबाज, गढ़ी और मानसेहरा को एक ग्रुप में याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा इसकी भाषा संबंधी प्रश्न बनेगा कि शाहबाज, गढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख की भाषा क्या है, तो इसके अभिलेख की भाषा खरोष्टी है। बाकी जितने भी अभिलेख लिखे गए इन सब की भाषा ब्राह्मी है और सिर्फ मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है इसकी भाषा खरोष्टी है। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों ही स्थान पाकिस्तान में है, यानी भारत के पश्चिमी भाग में। उसके बाद कालसी, उत्तर भारत में सिर्फ एक ही अभिलेख अशोक का प्राप्त होता है जो कालसी से प्राप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है कि कालसी उत्तर भारत में अशोक का एकमात्र पाया जाने वाला अभिलेख कौन सा है, कालसी, ये देहरादून में है और इसकी भाषा ब्राह्मी है। तो भाषा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही याद रखिए शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अलावा जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए उन सबकी भाषा ब्राह्मी ही है। गिरनार अभिलेख ये जूनागढ़ से प्राप्त हुआ, जूनागढ़ जो गुजरात में है। धौली और जौहर ये दोनों ग्रुप में याद कर लीजिए, जौगढ़ और धौली ये दोनों ही जो है ये दोनों उड़ीसा का पार्ट है। और सोपारा, एरंगुडी और मास्की और गुर्जरा। तो पहले आप मास्की और गुर्जरा को याद रखिए, मास्की और गुर्जरा एक ग्रुप में याद रखिएगा, क्योंकि मास्की और गुर्जरा ही ऐसे अभिलेख हैं जहां से अशोक के नाम का उल्लेख होता है, यानी कि बाकी अभिलेखों में इसका नाम ज्यादातर देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, लेकिन जो मास्की और गुर्जरा का अभिलेख है इसमें अशोक का नाम अशोक वर्णित किया गया है। बाकी सोपरा और एरंगुडी याद कर लीजिए। सोपरा जो ठाणे महाराष्ट्र का भाग है और एरंगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश का भाग है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, हालांकि छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप ही बनेंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसलिए ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए अशोक के शिलालेखों में जो वर्णित विषय वस्तु है, यानी कि इसने जो शिलालेख लिखवाए हैं इन शिलालेखों से में क्या चीजें लिखवाई हैं वो देखिए। तो कुल 14 शिलालेख लिखवाए थे अशोक ने, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। जैसे प्रथम शिलालेख की बात करें तो अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। कहा जाता है कि अशोक के अपने खुद के किचन में कुछ जैसी मांस पकने की साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए हैं उसमें उसने पशु बलि की निंदा की है। तो हो सकता है जब तक उसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था उससे पहले जो है मांसाहारी रहा हो, लेकिन बाद में उसने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसने पशुओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और फिर बलि जैसी प्रथाओं का उसने निषेध किया है।
तो इस प्रकार से प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। और अब मैंने द्वितीय शिलालेख नहीं लिखा है, तो यहाँ पे द्वितीय शिलालेख में क्या है, तो उसने पशुओं के लिए बहुत सारे जो है चिकित्सालय बनवाए, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगवाए, इस तरह के काम उसने करवाए। तो ये द्वितीय शिलालेख का भाग है, वो ना भी याद रहे आपको तो ये याद रखिए। प्रथम शिलालेख में उसने पशु बलि की निंदा की है। इसके बाद तृतीय शिलालेख यानी तीसरे शिलालेख में उसने राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में जो है धार्मिक स्थानों का दौरा करने के लिए आदेश दिया है, जैसे कि कुशीनगर है और लुम्बिनी है। इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान थे वहाँ की राजकीय यात्राओं का उल्लेख किया है तीसरी शिलालेख में। चौथे शिलालेख में वो भेरीनाथ की जो नीति होती है यानी कि युद्ध की नीति का त्याग करता है और यहाँ पर वो धम्म का उद्घोष करता है। ये शब्द जो आप धम्म देख रहे हैं ये संस्कृत के धर्म शब्द का ही जो है रूप है। धर्म का उद्घोष करता है वो चौथे शिलालेख में, कहता है कि युद्ध की नीति का त्याग करना चाहिए और धम्म की नीति का यानी आचरण करना चाहिए। ये चौथे शिलालेख का भाग है। और 5वें शिलालेख में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है, यानी कि इसकी चर्चा की गई है कि धम्म महामात्र होंगे जो कि जनता को नैतिक नियम बताएंगे, नैतिक आचरण की सलाह देंगे। इस प्रकार की चीजों का वर्णन 5वें शिलालेख में किया गया। और 8वें शिलालेख में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा का उल्लेख किया है कि उसने बौद्ध गया की यात्रा की है। अब अशोक की यात्राओं का जो क्रम है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। अभी आप फिलहाल इसको देख लीजिए कि इन शिलालेखों में क्या क्या वस्तुएं वर्णित हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वो यही है 13वां शिलालेख, जो कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो इस प्रकार से इसके शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु को आपने देखा और आपने देखा अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए, इनकी भाषा क्या थी और इससे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनाए जा सकते हैं। अब अशोक की यात्राओं का क्रम देखें तो अशोक ने जो यात्रा की है तो वहां पे आपने देखा कि 8वें शिलालेख में उसने बौद्ध गया की यात्रा की, उसके बाद उसने कुशीनगर की यात्रा की। इसी क्रम में याद रखिएगा बौद्ध गया, फिर कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि अशोक ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की है। तो अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में उसने बौद्ध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की। जब वह लुम्बिनी की यात्रा पर जाता है तो उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया और वहां से जो कुछ भी कर लेता था वो उसकी मात्रा 1/8 निर्धारित कर दी। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेगा। वैसे तो उसने कर मुक्त कर दिया लुम्बिनी को, लेकिन कुछ चीजों पर जो कर लेता था वो 1/8 था। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखें आप तो अशोक ने बराबर की गुफाओं को कटवा करके 4 गुफाओं का निर्माण करवाया है, यानी कि इन गुफाओं का निर्माण बराबर की गुफाओं को कटवा करके, बराबर की गुफाओं को नहीं बराबर की पहाड़ियों को कटवा करके। बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर उसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया आजीविकों के लिए। तो ये आजीविकों के प्रति इतना सहिष्णु क्यों था, क्योंकि इसके पिता बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को ही मानते थे। जैसा कि हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी थे और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक खुद पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था और तत्पश्चात वह बौद्ध धर्म को अपनाता है उपगुप्त से शिक्षा लेकर के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ से याद रखिए कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को कटवा करके 4 गुफाओं का निर्माण करवाया आजीविकों के लिए। इनमें से प्रथम गुफा लोमस ऋषि गुफा है, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो ये 4 गुफाओं के नाम याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करते हैं। आगे बढ़े तो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं को। स्तंभ लेखों की कुल संख्या 7 बताई गई और इन स्तंभ लेखों में जो भी अभिलेख लिखवाए गए थे इन सभी अभिलेखों की विषय वस्तु प्रशासनिक थी, लेकिन रुम्मनदेही अभिलेख जो सबसे छोटा अभिलेख था
इसकी विषय वस्तु आर्थिक थी। तो यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो एक तो ये बनेगा कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुमनदेही अभिलेख है और इसकी विषय वस्तु क्या है, तो आर्थिक है। कौशाम्बी तथा प्रयाग से जो लेख प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया और यहाँ से रानी कारवाकी के दान देने का वर्णन प्राप्त होता है। तो इसको रानी अभिलेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य अभिलेखों में रानियों की चर्चा नहीं है, लेकिन इस अभिलेख में रानी कारवाकी के दान देने का वर्णन मिलता है, इसलिए कौशाम्बी तथा प्रयाग का अभिलेख रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि किसके शासनकाल में मेरठ और टोपरा के जो अभिलेख थे उनको दिल्ली मंगा लिया गया। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मेरठ और टोपरा का अभिलेख जो है वो दिल्ली मंगा लिया गया था। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद किले में रखा गया। पहले ये अभिलेख कौशाम्बी में था। ये सीधे सीधे प्रश्न हैं। और लौरिया नंदनगढ़ जो चंपारण बिहार में पड़ता है, यहाँ से अशोक के स्तंभ लेख में मोर का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजों की अगर चर्चा करें तो आप जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, यानी सारनाथ में जो एकाश्म स्तंभ है उसमें ऊपर की तरफ 4 जो है शेर बने हुए हैं और उन सिंहों के नीचे यानी कि उस स्तंभ के नीचे वाले हिस्से में 4 पशुओं की आकृति बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, HELO हेलो, यानी कि यहाँ से आपको प्राप्त होगा हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन और ऑक्स। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा कि यहाँ से कौन कौन से पशुओं की आकृति है, तो हाथी की, घोड़े की, शेर की और बैल की आकृति प्राप्त होती है। और ये कहाँ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसकी यहाँ पर मैंने चर्चा कर ली है। बाकी एक बार आप बुक उठा करके भी पढ़ लीजिएगा। बुक्स पढ़ने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइए। बिना ऑब्जेक्टिव लगाए हुए आपके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो कृपया करके पढ़िए। किसी को पढ़ने का अर्थ ये है कि जब तक आप एग्जाम नहीं पास कर लेते हैं तब तक आपकी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक कृपया करके लगाएं। मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।